मिथुन लगन मंगल देव सप्तम स्थान में। जय माता की मित्रों, आज की चर्चा अपनी सप्तम स्थान में मंगल देव के मिथुन लगन में सप्तम स्थान में होने से धनु राशि पे विराजमान होंगे और धनु राशि के अंतर्गत 3 नक्षत्र आएंगे, जिसमें मूल का पूर्ण चारों चरण आएगा, केतु देव के पास स्वामित्व है। पूर्वाषाढ़ा के चारों चरण आएंगे, जिसका स्वामित्व शुक्र देव के पास है, और उत्तराषाढ़ा का एक चरण आएगा, जिसका स्वामित्व सूर्य देव के पास है। धनु राशि में अगर मंगल देव 3.20 डिग्री तक हो तो मेष के नवांश में होंगे, 6.40 डिग्री तक हो तो वृष के नवांश में, 10 डिग्री तक हो तो मिथुन के नवांश में, 13.20 डिग्री तक हो कर्क के नवांश में, 16.40 डिग्री तक हो सिंह के नवांश में, 20 डिग्री तक हो कन्या के नवांश में, 23.20 डिग्री तक तुला के नवमांश में, 26.40 डिग्री तक वृश्चिक के नवमांश में, और 30 डिग्री तक होने से धनु के नवमांश में। तो अब अगर 30 डिग्री तक है तो धनु के नवमांश में रहेंगे, और धनु के नवमांश में रहेंगे मतलब यहाँ पे मंगल देव आपके वर्गोत्तमी हो जाते हैं। वर्गोत्तमी ग्रह का बहुत बार पोस्ट में बताया हुआ है हमारा, और आपको भी पता है कि वर्गोत्तमी ग्रह आपको संपूर्ण फल देने के लिए बाध्य होते हैं, मतलब बलवान हो जाते हैं। अब वो फल कैसा देंगे वो आपको सब ग्रहों का और कुंडली का अध्ययन करने के बाद में आपको समझ में आएगा। यहाँ से चतुर्दृष्टि आपके 10वें स्थान पे डालेंगे, आपको जल्दी से सर्विस करने नहीं देंगे, प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा सफल होंगे। और कुछ इस तरह के काम अगर आप करते हैं कि एक काम को कर लिया और उसके बाद में दूसरे काम में आप बिजी हो जाते हैं, कुछ इस तरह का वर्क आपको मिलता है जिसमें बार बार कामों को चेंज किया जाता है, तब उसमें सफल होने के चांस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि मंगल देव शीघ्रगामी ग्रह होते हैं, बहुत जल्दी अपना स्थान परिवर्तन करते हैं, उसी तरह के फल वो जातक को प्रदान करते हैं। यहाँ से फिर लगन को पूर्ण दृष्टि डालेंगे, आपके दिमाग में एनी टाइम कुछ न कुछ तरंग, कुछ न कुछ चीज़ें आपके दिमाग में एनी टाइम ऊर्जा के रूप में प्रवाहित होती रहेगी। अगर दिमाग को सेंटर में नहीं रखा तो वहाँ पे गलत फैसले आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकते हैं। यहाँ पे बुध देव की पोजीशन आपको देखनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका लग्नेश बुध देव है। अगर वो अच्छा है तो बहुत अच्छा फल इस स्थान को प्राप्त होगा। और उसके अलावा अगर सूर्य देव भी अच्छे हैं, क्योंकि कारक जब बात आती है तो प्रथम स्थान में सूर्य देव को सबसे प्रबल कारक बोला जाता है। अगर उनकी पोजीशन अच्छी है तो फिर भी मंगल देव का यहाँ पे नियंत्रण थोड़ा ज़्यादा नहीं रहता है। सूर्य देव की कुछ स्थिति मंगल देव को कंट्रोल करने लायक हो सकती है। फिर यहाँ से अष्टम दृष्टि आपके दूसरे स्थान धन स्थान पे डालेंगे, वहाँ पे कुछ न कुछ पीड़ा आपको कुटुंब में, परिवार में, धन में, ये आपको प्राय कर दिलवाएंगे। लेकिन यहाँ पे बात ये है कि यहाँ पे ये आपके लाभ भाव के भी स्वामित्व इनको प्राप्त है, तो धन की कमी तो आपको नहीं होने देंगे। ये अलग बात है कि आपके पास बचत नहीं रहेगी, लेकिन लाभ आपको एनी टाइम पैसा कुछ न कुछ आपके जीवन में आते रहेगा। तो इस तरह के फल हम लोग इसको मंगल देव को यहाँ पे देख सकते हैं। अब आगे की बात में ये है कि मंगल देव यहाँ पे मांगलिक योग बनाते हैं। अच्छा हो अगर आप शादी कर रहे हो उस समय आपको मांगलिक कन्या हो, और अगर आपकी फीमेल कुंडली है और उसमें मंगल देव सप्तम स्थान में है तो मेल कुंडली में भी मंगल देव मांगलिक योग में विराजमान हो, तब थोड़ा अच्छा बोला जाता है। ये ज्योतिष शास्त्रों का या ज्योतिषियों का मत है, हमारा मत थोड़ा भिन्न है। मांगलिक पोजीशन जिस समय में बनाई गई थी, उस समय की अवस्था, उस समय की सिचुएशन, उस समय की बातें, और किस समय में वहाँ पे उस समय में शादियाँ होती थी, किस उम्र में होती थी, उस समय मांगलिक का विधान था। हमारी जो दिमाग की जो पोजीशन है उसके विषय में बता रहे हैं। मंगल देव की ऊर्जा, संपूर्ण ऊर्जा आपके शरीर में 25 से 30 साल तक या 25 साल तक भरपूर ऊर्जा में रहती है, और मंगल देव की ऊर्जा आपके शरीर में 12 साल से कुछ अच्छी मात्रा में गैदरिंग होना चालू होती है। उस समय आदमी निर्णय लेने लायक होता है, उस समय आदमी अपने बल के द्वारा, अपनी कसरत या खेल कूद के द्वारा अपने शरीर के सौष्ठव को प्राप्त करता है, अपने शरीर के अंगों को अच्छे से डेवलप उसके प्राप्त होते हैं, और उसी की ऊर्जा को वो धीरे धीरे किस समय में, किस टाइम में किस तरह से व्यय करता है, ये उसके ग्रह कुंडली और उसके कर्म बताते हैं कि किस तरह का दोस्तों का संगत है,
किस तरह की उसकी परिस्थिति है, किस तरह का उसका संस्कार है, किस तरह के नियमों में बंध के वो कार्य कर रहा है, उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड होता है। लेकिन मंगल देव अगर मिथुन लगन वालों को सप्तम स्थान में अगर विराजमान है तो पार्टनरशिप के व्यापार से थोड़ा दूर रहना चाहिए। खासकर व्यापार के संबंध में अगर बातें की जाए तो उससे भी थोड़ा दूर रहना चाहिए। स्वतंत्र कोई काम करे, प्रोफेशनल टाइप का बहुत अच्छा है, सर्विस करे वो भी अच्छा है, इतना खराब नहीं है। लेकिन ये अलग बात है कि वो जल्दी से एक सर्विस में उनको प्रेजेंट रहना थोड़ा मुश्किल होता है। उसके लिए बाकी कुंडलियों को आपको देखना पड़ेगा। सप्तम स्थान का अधिपति जो है गुरुदेव, उसको भी देखना पड़ेगा, क्योंकि मंगल देव सप्तम नहीं, दसम स्थान का अधिपति गुरुदेव होता है मिथुन राशि के अंदर, तो उसका पोजीशन आपको देखना पड़ेगा। इन फलों में कैसे चेंज आ सकती है, बाकी ग्रहों की दृष्टि देखनी पड़ेगी। मंगल देव के ऊपर किस किस की दृष्टि पड़ रही है, मंगल देव कौन से नवमांश में जाके विराजमान हो रहे हैं, मंगल देव की पोजीशन जो सप्तम स्थान में है कितने अंशों पे है और कौन से नक्षत्र में है। नक्षत्र की जहां तक बात करें, अगर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में अगर मंगल देव यहाँ पे विराजमान है तो आपके अंदर काम की भावना ज्यादा दे सकते हैं, लेकिन कुछ चीजों के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर सूर्य के नक्षत्र में है तो सूर्य की प्लेसमेंट अगर अच्छी है, गुस्से की मात्रा ज़्यादा हो सकती है, लेकिन सूर्य की प्लेसमेंट अच्छी है और कहीं से उसकी दृष्टि भी इनके ऊपर आ रही है तो फिर इनको कंट्रोल कर सकते हो और अपनी यात्रा को थोड़ा अलग लेवल में लेके जा सकते हैं। वहाँ पे टेक्निकल हो सकता है इंसान, वहाँ पे स्वाभिमान की मात्रा इनके अंदर ज़्यादा हो सकती है। अगर केतु के मूल नक्षत्र में अगर मंगल देव विराजमान है तो वहाँ पे सोच समझ के प्रिडिक्शन करने की सलाह हम आपको देते हैं, क्योंकि केतु का अपना एक इफेक्ट है। केतु को आपको डीपली अध्ययन करना पड़ेगा कि आपकी कुंडली में उनकी प्लेसमेंट कैसी है। केतु के ऊपर कोई दृष्टि है, मंगल देव के खुद के ऊपर किसी ग्रह की दृष्टि है, तब फलों में पूरी तरह परिवर्तन आ जाता है। किसी एक स्थान में कोई ग्रह बैठने से, किसी एक नक्षत्र या नवमांश में बैठने से पूरा का पूरा फल उसको मिलेगा ये जरूरी नहीं है। सबसे बड़ी खास बात, मंगल देव के बुरे फलों में कमी तब आ जाती है जब आदमी नियमों में बन जाता है। इसीलिए हम लोगों के शास्त्रों के अनुसार हम लोगों के पूर्वजों ने संसार में या परिवार में रहने के लिए कुछ नियम बनाए थे। कुछ कर्मों को करने के लिए सख्त मनाही थी, कुछ कर्मों को व्यवस्था या परिस्थिति अनुसार करने के लिए समाज भी हाँ करता था, और कुछ कर्मों को अनवरत करते रहने की, जिंदगी भर करते रहने की सलाह दी जाती थी। सुबह जल्दी उठना है, अपने से बड़ों को प्रणाम करना है, स्त्रियों का आदर करना है, कन्याओं का पूजन करना है। इसलिए नवरात्रा और अपने यहाँ पे विभिन्न देवी देवताओं की पूजा का विधान इसीलिए किया जाता था। लेकिन वो सब चीज़ें जब छोड़ चुके तो बाकी ग्रहों का जो फल है वो तो आपको प्राप्त होना ही होना है, क्योंकि उन रश्मियों को एक अलग लेवल में, नेगेटिव से पॉजिटिव लेवल में ले जाने के लिए नियमों का सबसे ज़्यादा ज़रूरत होता है। कोई भी सर्विस में जब आप जाते हैं तो आप एक नियम में बन जाते हैं कि सुबह उसको इतना बजे उस ऑफिस में या उस सर्विस में आपको रिपोर्ट करना है और उतना बजे आपको वहां से निकलना है। तो बहुत कुछ परिवर्तन फिर ग्रहों की व्यवस्था में आपकी कुंडली में हो जाता है, क्योंकि आप वहां पे शनिदेव के नियमों के साथ बंध गए तो वहां पे आपका शनिदेव बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है। तो मंगल के फल में ओबियसली कमी आ जाती है, क्योंकि नियमों के अनुसार आप अपने से बड़े वाले के साथ बहस नहीं कर सकते। वहां पे उसको, आपको अपनी चीजों को अपने मन में रखते हुए बड़े वाले के आदेश का पालन करना है। तो फिर मंगल ग्रह की जो ऊर्जा है वो आपके शरीर में तो बनी रहेगी, दिमाग में हो सकता है गुस्सा भी मना रहे, लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते क्योंकि आप नियमों में बंध गए। वैसे ही परिवार में होता है कि अपने से बड़ों का आदर करना है, वो अगर कुछ गलत भी बोल दे तो सामने नहीं बोलना है। पुरानी व्यवस्था यही थी हम लोगों की। तो वहां पे मंगल ग्रह जो है पूरी तरह मैनेज होता था, और एक समय सीमा के बाद में, आदमी 25 या 30 साल की उम्र के बाद में मंगल ग्रह की जो ऊर्जा है वो मैनेजेबल होती है, क्योंकि वहां पे आपकी बुद्धि की एक्टिवनेस कुछ ज्यादा होती है। वहां पे गुरु का इफेक्ट हो, बुद्ध का इफेक्ट हो, कुछ ज्यादा मात्रा में आपके दिमाग में संचरित होना चालू हो जाता है। तब मंगल ग्रह की ऊर्जा वो एक अलग रूप में आपको कुछ अलग दिशा में लेके जाती है, और जिसके द्वारा आप बहुत ऊंचाइयां या बहुत अच्छी परिस्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। और यही व्याख्या प्रायकर हम हर पाठ में करने की कोशिश करते हैं कि वापस कुछ भौतिकवाद से दृष्टि हटा के अपने आप को कुछ नियमों में बांधिए।
अगर आपको ग्रहों का सही प्रिडिक्शन लेना है, अपनी कुंडली का अध्ययन करके सही मार्ग पे आना है, तो अपने आप को नियमों में बांधिए। कुछ चीज़ों के लिए स्ट्रिक्ट हो जाइए कि ये काम चाहे हमको कितना भी फायदा मिले हमको नहीं करना है, मीन्स नहीं करना है। अगर उस व्यवस्था में आएंगे तो बाकी ग्रह आपको धीरे धीरे, चाहे आपके खराब स्थान में भी बैठे हुए हैं, तो आपको अच्छे फल देने की परिस्थिति उनके साथ ऑटोमेटिक बननी चालू हो जाएगी। ग्रहों को ठीक करने का या मैनेज करने का यही तरीका है जो ज्योतिष शास्त्र जिस तरह की रचना की थी हम लोगों के ऋषि मुनियों ने, और उसी रचना को एक गृहस्थ के संसार के साथ नियमों के साथ बांध दिया था। वो नियम पूरी तरह चंद्रमा को मैनेज करना और चंद्रमा के द्वारा बाकी ग्रहों को मैनेज करने की परिस्थिति की वजह से था। उन सब चीज़ों को जब हम लोग भूल चुके तो आज के समय में जितनी पीड़ा या जितनी जगह जगह आप ज्योतिष के पास घूम रहे हैं वो उसी का नतीजा है। पुराने समय में देखिए ज्योतिष में प्राप्ति नहीं होते थे, केवल कर्मकांडी विद्वान थे और बहुत अच्छी मात्रा में थे, हर गांव शहर में थे, हर जगह थे, और वही थोड़ी बहुत ज्योतिष जानते थे, वो आपकी चंद्र कुंडली बना के आपको देते थे। और चंद्र कुंडली के ऊपर सब कुछ निर्भर है। चंद्रमा कौन है? आपके संस्कार है। चंद्रमा आपको समाज में जीने के लिए जो नियम बनाए गए थे उसके ऊपर चलने की प्रेरणा चंद्रमा है। सूर्य राजा है तो ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को रानी बोला जाता है, और उन्हीं के ऊपर ये सब ग्रह अपनी दृष्टियों के द्वारा आपको फल प्रदान करते हैं। तो आशा है मित्रों, किसी भी भ्रम में न पड़ते हुए सही ज्योतिष को समझने की कोशिश कीजिए, और इस ज्योतिष के द्वारा, इस फलादेश या इस फल कथन के द्वारा आप क्या प्राप्त कर सकते हैं, किस तरह से अपने जीवन को सुगम और आनंदित बना सकते हैं, यह आपके अपने ऊपर निर्भर है। न कोई ज्योतिष बना सकता है, न किसी भी कोई काम के द्वारा, उपाय के द्वारा आप किसी ग्रह को ठीक कर सकते हैं। कोई नहीं कर सकता। ग्रहों की अपनी चाल है, अपनी अक्ष की धुरी है, उसके ऊपर वो निरंतर अपने पथ के ऊपर अपनी यात्रा में अग्रसर है। उसको आप रोक नहीं सकते, उसको समझ सकते हैं। वो कहना क्या चाहता है उसको समझ के अपने जीवन को ठीक कर सकते हैं। कुछ चीज़ों में बदलाव करके आप खुद उस ग्रह को ठीक कर सकते हैं, न कि उस ग्रह के कोई दान दक्षिणा करने से आप सोचते हैं कि वो ग्रह आपका पॉजिटिव हो जाएगा। कभी नहीं होगा। हाँ, दान दक्षिणा मंत्र जाप उसके लिए हम कभी मना नहीं करते, अच्छी बात है, करने चाहिए, लेकिन सही तरीके से और उस लेवल पे करने चाहिए कि आपको उसके अच्छे फल प्राप्त हो, न कि बुरे फल प्राप्त हो। प्रकृति में, नेचुरलिटी में जब ये भाव लेके आप जाएंगे कि हम इस ग्रह का ये दान कर रहे हैं और इससे हमारा ये दुख दूर हो जाएगा, वो कभी नहीं होगा। तब वो निष्फल है या उसका पनिशमेंट भी है। लेकिन ये रूप में लेके जाएंगे कि नहीं, हमारा ये कर्तव्य है, हमारा ये कर्म है, हमको चाहे ग्रह के दान के संबंध में हो, चाहे हमको ऐसे भी भगवान ने बहुत कुछ दिया है, हमको गरीबों के लिए कुछ करना चाहिए, तो मंगल ही नहीं बहुत से ग्रह ठीक हो जाते। भावों के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड है कि मन के भाव कैसे हैं कर्म करते समय। आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। वो अपनी वाणी को विराम देते, आपसे आज्ञा लेते। जय माता।